तो चलिए ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं हम। और इस ओपिनियन पोल में हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल साहब हैं। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही श्री कृष्णा वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ हैं। ओपिनियन पोल हमने जो किया है वो कर्नाटक में सबसे पहला सवाल जो कि किस मुद्दे पर चुनाव होगा, आखिर वहां पर मुद्दा क्या होगा, कितने प्रतिशत जनता ने किसको मुद्दा माना है। शीतल। बिल्कुल अनुराग, सबसे पहला सवाल यही था हमारा कि क्या मुद्दा इस बार चुनाव में रहने वाला है कर्नाटक के। चलिए शीतल, आपके पास मैं आऊंगा और आपसे हम समझेंगे इस चीज को कि वहां मुद्दा क्या है और क्यों है। सबसे पहली बात जो तस्वीर साफ होती है वहां पर मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई जो है वो नंबर 2 पर है, महंगाई नंबर 2 का मुद्दा है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो फिर जनता के बीच कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुबोध कांत साहे जी, अगर भ्रष्टाचार वहां पर अहम मुद्दा है तो फिर ये जनता के लिए बड़े पसोपेश की स्थिति होगी कि कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है, बीजेपी या कांग्रेस। देखिए बीजेपी के तो आधा से ज्यादा लोग वहां जेल में है और जिस तरह के वहां की सरकारें चली हैं उन सारे के पीछे एक ही मुद्दा रहा है कि एक एक इंच जमीन का वहां पे बिक्री हुआ है। और पूरा कर्नाटक एक अपने आप में, जो पहले कर्नाटक एक दी स्टेट हुआ करता था, आज जो है सबसे बिखरा हुआ राज के तौर पे उभर करके आया है। चाहे वो माइंस से जुड़ा हुआ हो, चाहे जमीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रशासनिक तौर पे जो लोग हैं, कितने मंत्री उनके जेल में ही आप देख लिए। इसलिए कांग्रेस को स्वीपिंग रिमार्क में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सामने है वो लोगों के नजर के सामने है। जी सुधांशु जी। देखिए कौन बोल रहा है। 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। कमाल है। भ्रष्टाचार के बारे में जब कांग्रेस बोले तो इतना हास्यप्रद लगता है कि पूछिए नहीं। इस देश में त्राही मची हुई है कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेके। हकीकत है कि जो सामने है, एक सेकंड देखिए, आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। अच्छा पहले आप पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। इसलिए हैरान हूं, देखिए मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सुबोध जी आपको लेके कितना विवादास्पद स्थिति हुई है वो आप भी जानते हैं, तो उसके बारे में क्या कहूं मैं। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं तो मानता हूं। अब ये किसके लिए है ये तो आगे पता लगेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार वाकई इस समय देश में, कर्नाटक की जनता के लिए नहीं है, पता चलेगा। इस देश के लिए सबसे बड़ा जो विषय है वो है भ्रष्टाचार का। और कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के शासन में जिस इतिहास से भ्रष्टाचार हुआ है उससे तो त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश में। 2G का मामला ले लीजिए, कोलगेट का मामला ले लीजिए, आप कोई भी, आप नरेगा का मामला ले लीजिए, आप मामला ले लीजिए, ये जो ऋण माफी का मामला है, तो रोज एक नया भ्रष्टाचार का। अरे लेकिन सुधांशु जी येदुरप्पा जी ने जो डेंट दिया है निकाय चुनावों में एक तरह से कहा जाए उन्होंने आपकी बोलती बंद कर दी है। निकाय चुनावों के परिणाम देखें तो फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम होगा उसकी तस्वीर साफ हो जाती है। चुनावों का इतिहास भी नहीं पता ना अनुराग जी, एक सेकंड मैं बोल लूं, इनको कितने लोग जेल में हैं वहां, इतिहास ही नहीं पता। 2008 में भी जब निकाय चुनाव हुए थे तो हम हारे थे और अब उसके बाद हम लोग जाके जीते थे, तो इसलिए कृपया जब। चले सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बात दिखा दूं ग्राफिक्स के जरिए अपने ओपिनियन पोल का नतीजा। भ्रष्टाचार वहां पर 44% लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार यहां सबसे बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई को 25% लोग मानते हैं कि वो इस बार के चुनाव में मुद्दा होगा। 18% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा होगा। स्थानीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, ये 9% लोग मानते हैं, और कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, वो 4% लोगों का मानना है। तो भ्रष्टाचार वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है। और भ्रष्टाचार की ताजा कहानी जो है वो किसने लिखी है सुधांशु जी, किसी से छिपा नहीं है। एक मैं से ये जानना चाह रहा था
कि इस पूरे ये जो सर्वे है इसका सैंपल कितना बड़ा है। जी, आपने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि 224, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यशवंत देशमुख कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे सी वोटर से, वो आपको विस्तार से बताएंगे इसका सैंपल कितना बड़ा है। पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार वहां सबसे बड़ा मुद्दा है, दिक्कत हो जाएगी आपको। मैंने आपसे कहा ना कि ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें नहीं होगी। भ्रष्टाचार वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं तो कह रहा हूं ये सिर्फ कर्नाटका का नहीं, देश का मुद्दा है। हाँ, तो जरा देखा तो जाए ना। अरे साहब, कांग्रेस ने कह दिया 1 रुपए किलो वो चावल देंगे, लैपटॉप देंगे, शिक्षा के लिए कितना कुछ काम करेंगे। फिलहाल तो कर्नाटक में ये निपट लें, उसके बाद वायदे लेके भ्रमित करने से जनता भ्रमित होगी क्या, ये देखते हैं। सुबोध कांत साहब जी कह रहे झूठे वादे किए आपने। इस रिजल्ट से पहले की चर्चा बेमानी है। ऐसा है, एक बार जो भाजपा के लोग उसकी चर्चा करें तो बेहतर होगा, उससे पहले ये बेमानी है। मैं जो भाजपा के लोग जिंदगी में सही बोले ही नहीं, जब भी बोले तो मुखौटा लगा के बोले। मैं सुधांशु जी पूछना चाहता हूं, कितने लोग आपके जेल में मंत्री हैं वहां, जरा उसको देख लीजिए, गिनती करके देख लीजिए वो। और जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा है वहां पे आपकी क्या स्थिति होने जा रही है, इसका रिजल्ट देखिए। जी, येदियुरप्पा साहब आपके किंग मेकर की भूमिका में आने वाले हैं, वो ख्वाब तो यही देख रहे हैं। हमें दाद दीजिए इस बात की कि अगर कहीं लांछन लगे तो हम उनके बचाव में नहीं आए, आपकी तरह नहीं करा कि हर चीज को मैनिपुलेट कर दिया, है ही नहीं, जीरो लॉस थ्योरी और ये थ्योरी और वो थ्योरी, अरे कुछ हुआ ही नहीं था। और ज्यादा क्या कर दिया कि अपने सहयोगी दलों में डाल दिया, अपना भ्रष्टाचार सारा जो है दूसरे के सिर मत दो। हमने नहीं करा, हमने बड़े निष्पक्षता से। चले मैं वो आंकड़ा भी आपको, सुधांशु जी अगले सवाल का प्रतिशत देख लेते हैं। सबसे बुरी सरकार वहां पर कौन सी रही? इस सवाल के जवाब में कितने प्रतिशत जनता ने किसका नाम लिया? शीतल। बिल्कुल अनुराग, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी और भ्रष्टाचार ही शायद वजह है कि अगर इस जो सवाल है कि हाल के दिनों में कर्नाटक में सबसे खराब सरकार कौन सी रही है, तो हमारे ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक 33% जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि बीजेपी, 33% जनता ये मानती है कि बीजेपी 2008 के बाद से अगर देखें जिसकी सरकार है वो सबसे बुरी सरकार हाल के दिनों में रही है। हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। 33% जो है जनता मानती है कि बीजेपी सबसे खराब सरकार रही है हाल के दिनों में। 17% जो जनता है उसका मानना है कि जेडीएस बीजेपी कंबाइन जो था इससे पहले वो सबसे खराब सरकार रही है कर्नाटक में। 9% जनता का मानना है कि वो उससे पहले जो कांग्रेस जेडीएस कंबाइन थी वो सबसे खराब सरकार रही कर्नाटक के लोगों के लिए। और 24% जनता का मानना है कि जो खाली कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले वो अच्छी नहीं रही कर्नाटक के लिए, कर्नाटक की जनता के लिए उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। 17% लोग अभी राय नहीं बना पाए हैं और उनका कहना है कि हमें नहीं मालूम कि कौन सी सरकार सबसे खराब रही है। लेकिन भ्रष्टाचार की हम बात पहले कह रहे थे और वही नतीजा है कि बीजेपी को 33% लोग जो है वो सबसे खराब सरकार मानते हैं कर्नाटक में। चलिए, यही कंफ्यूजन, इसी असमंजस की मैं बात कर रहा था। शीतल और श्री कृष्णा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा सर, यही तो हम बात कर रहे हैं। बीजेपी देखिए, इस आंकड़े में देखिए, बीजेपी की सरकार को 33% लोगों ने बुरी सरकार कहा, कांग्रेस की सरकार को 24% लोगों ने बुरी सरकार कहा, जो कि 99 से 2004 तक रही। जो कोalition की गवर्नमेंट थी जेडीएस के साथ 2006-2008 में, जेडीएस बीजेपी, 17% लोग कहते हैं कि वो बुरी सरकार थी और 9% लोग कहते हैं कि जब जेडीएस कांग्रेस के साथ सरकार में आई थी वो सरकार बुरी थी। देखिए, ऐसा है कि हर लोगों में यही रहता है कि जो सरकार, जो भी पार्टी पावर में हो वो उसके खिलाफ ही रहते हैं। एक तो वो है, और दूसरा है कि इस बार तो बीजेपी ने खास तौर पे बहुत ज्यादा ही भ्रष्टाचार हुआ है उनके राज में। जैसे कि आप देख लीजिए वो रेड्डी ब्रदर्स का कोल स्कैंडल है, ऐसी बहुत सारे हैं, और येदियुरप्पा का लड़के का भी स्कैंडल, लैंड स्कैंडल, ये सब मिलजुल के सब एक सब एक जैसा, सब मिलके एक एवलांच जैसा हो गया, और इसी के कारण सब लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए। ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बहुत साफ सुथरा है। अब देखिए सेंटर में कांग्रेस के खिलाफ इतने चार्ज हैं, मगर ये होता है जो भी, लेकिन स्थानीय भ्रष्टाचार बिल्कुल हावी रह सकता है। जहां अभी स्टेट में जो चल रहा है उसी के कारण लोग उसके खिलाफ हो गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा केजी सुरेश जी कि जेडीएस भी इसमें शामिल है। जेडीएस को भी लोग बुरी सरकार में गिनते हैं, जब वो कोalition के साथ आती है तो फिर जेडीएस भी लपेटे में आती है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो
अभी पहले सरकार देखेंगे तो पहले बीजेपी के साथ जो सरकार बनाया कांग्रेस के साथ दगा करके या जो भी कहिए, वो जनता दल सेक्युलर ने किया और उन्होंने सरकार बनाया और उनके कार्यकाल में कई मुद्दे सामने आए। उस वक्त जो है यही नहीं, इवन जो पूरा अशोक खेणी को लेकर पूरा जो आपको बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर का पूरा मामला था, वो जेडीएस के टाइम पर सामने आई थी, उजागर हुई थी और उनको भी जो है कई बार सफाई देना पड़ा। तो जनता दल सेक्युलर इससे बिल्कुल हटकर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब ऑपरेशन कमला हुआ था या जब भी हुआ था, उनके ये था कि उनका तो कहीं भी कोई राजनीतिक स्थिरता है ही नहीं। वो कोई भी जो पैसे देंगे उस तरफ वो वोटिंग भी कर लेते हैं। इस तरह का एक छवि बन गई है। ये कितना सही है ये तो आपने देखा है। तो मुझे लगता है कि वहां आपने जो कहा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समहाउ मैं उसको मानने के लिए तैयार लेकिन नहीं। 44% जनता मान रही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि भ्रष्टाचार वहां पूरे। अनुराग जी एक चीज मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुधांशु जी मैं कंप्लीट कर लूं। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार आज कर्नाटक में, क्योंकि सभी दल उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए कोई भी दल वहां क्लेम नहीं कर सकता कि हम भ्रष्टाचार से परे हैं या ऊपर है। कोई भी दल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वहां के जो अभी कर्नाटक इलेक्शन, जी कर्नाटक इलेक्शन वॉच का अगर आपने अभी हाल ही में जो फाइंडिंग्स दिखाया, उसमें सभी विधायकों का 100 से 200% तक उनके जो आमदनी में जो है बढ़ोतरी हुई है। यानी कि विपक्ष में रहते हुए भी इवन जो कांग्रेस के भी जो विधायक हैं उसमें नाम उन्होंने साफ दिया हुआ है। आपके डीके शिव कुमार से लेकर अनिल लाड से लेकर जो कांग्रेस के भी विधायक थे, बाकी दलों के तो है ही है, उन्होंने तक इतना इजाफा हुआ है उनके इनकम में। वो कैसे? क्योंकि इस तरह का एक था कि कोई भी वहां बिकने के लिए सारे के सारे विधायक तैयार थे और उनको पैसे देने वालों की बाजार में कमी नहीं थी। तो इसलिए कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि हम भ्रष्टाचार से ऊपर हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं आप? अनुराग जी, अगर जो आप लोग दिखा रहे हैं वही सत्य है कि आज जनता 33% जनता मानती है कि भाजपा का शासन जो था वो अच्छा नहीं था और 24% जनता मानती है कि कांग्रेस का शासन जो लास्ट 2004 में था वो अच्छा नहीं था। तो फिर कांग्रेस को बहुत चिंता करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को थोड़ा भी सेफोलॉजी का अगर अंदाज होगा तो वो समझ लेगा कि सेफोलॉजी का एक फिनोमेना होता है, जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है उसका रिकॉल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हम लोग जब सेफोलॉजी करवाते हैं किसी कैंडिडेट के लिए तो स्वाभाविक तौर से जो पिछली बार चुनाव लड़ा था उसका नाम सबसे ज्यादा आता है, चाहे वो कितना भी अनपॉपुलर हो। लेकिन उसके अंदर उससे आधे में भी अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो चुनाव नहीं लड़ा था। बहुत बढ़िया बात कही सुधांशु जी आपने। ये अच्छा कैंडिडेट। अब देखिए आपके सवाल का जवाब जनता देगी। देखिए 2004 हाँ बोलिए देखिए एक सेकेंड, मैं सिर्फ आपको सेफोलॉजी के रूल बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सेफोलॉजी के रूल बता रहा हूं। अब देखिए सेफोलॉजी के रूल में 2004 के अगर कोई इंसिडेंट को रिकॉल कर रहा है तो ये बड़ी डेंजरस चीज है। ठीक है, अभी कितनी डेंजरस है देखिए अगला सवाल जो जनता से पूछा गया कि वो चुनाव के बाद किस गठबंधन को तरजीह देंगे, किस गठबंधन को की सरकार देखना चाहेंगे। शीतल, क्या रहा उसका नतीजा? अनुराग, जनता ने बेशक भ्रष्टाचार मुद्दा रहा हो, जनता के लिए सबसे ज्यादा जनता भ्रष्टाचार को मुद्दा मानती है, लेकिन जहां तक गठजोड़ की बात आती है वो गठजोड़ को नकारती है और एक स्थिर, एक स्टेबल सिंगल पार्टी की सरकार जो है वो जनता प्रेफर कर रही है। आप देख सकते हैं ये 53% जनता जो है वो अकेली पार्टी की सरकार चाहती है। उसके बाद 23% जनता जो है वो कांग्रेस के साथ किसी दूसरे दल के गठजोड़ की बात कहती है। 10% जनता का कहना है कि बीजेपी के साथ कोई दूसरे दल का गठजोड़ हो तो वो सही रहेगा और 9% जनता जेडीएस के साथ में किसी के गठजोड़ की और 5% केजेपी जो कि येडियुरप्पा की ब्रेकअवे पार्टी है उसके साथ किसी के गठजोड़ की। इससे जुड़ा एक सवाल मैं सुरेश जी से पूछना चाहूंगी। सुरेश जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है, हमारे सर्वे में ये निकल कर आया है, लेकिन फिर भी 53% जनता जो है वो ये मान रही है, वो ये चाह रही है कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्थिर गवर्नमेंट हो, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने पिछले जो 3 कार्यकाल देखे उसमें जो है किसी को साफ बहुमत नहीं मिला था और जोड़ तोड़ से वो बनाया गया था। वो पहले जो है पूरा जो इलेक्टोरल मैंडेट था उसके खिलाफ गया था।
पहले आप कांग्रेस का देख लीजिए, कांग्रेस ने जो है जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद जो है जनता दल सेक्युलर वाले जो है वहां से हटके जो है उन्होंने बीजेपी के लोकल स्थानीय बीजेपी लीडरों से स्ट्राइक किया डील, और वहां से उनको जो 2 साल का कार्यकाल के बाद वो इधर आ गए। और उसके बाद उन्होंने वादा खिलाफी की। उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता परिवर्तन सत्ता देंगे उनको, वो नहीं दिया। उसके बदले जो है सरकार को इस वजह से चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव में आने के बाद 110 सीटें इधर आ जाती है और यहां 80 सीट आ जाती है। उसके बावजूद जो है अपने बहुमत को मजबूत करने के लिए येदियुरप्पा साहब जो है वो ऑपरेशन कमला, जो आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ है, उसको वो इजाद करते हैं, जहां ऑपरेशन कमला के तहत वो दूसरे दलों के लोगों को इस्तीफा करवाते हैं और उसके बाद जो अपने यहां जुड़वाते हैं लोगों को। तो इस तरह का जो लगातार रहा है, लोग वहां से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि कोई भी सत्ताधारी दल हो वो पूरे बहुमत के साथ आए। मैं पूरी तरीके से आपके इस जो फाइंडिंग से पूरी तरह सहमत रखता हूं कि वहां के लोग अब चाहते हैं कि गठबंधन। मैं सूरज जी एक बार दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े उनको बता दूं कि इस वक्त वो इंडिया न्यूज और सी वोटर का मिला जुला ओपिनियन पोल देख रहे हैं। कर्नाटक जहां पर 5 मई को वोटिंग है, वहां पर क्या स्थिति हो सकती है। 8 सवाल हमने जनता से पूछे हैं और इन 8 में से 3 सवालों का जवाब हम आपको बता चुके हैं। पहला कि क्या मुद्दा होगा, क्या बड़ा मुद्दा होगा। 44% जनता ने कहा भ्रष्टाचार वहां पर बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा सबसे बुरी सरकार किसकी रही है, यह हमने जनता से पूछा। जनता ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो 2008 से वो सबसे बुरी रही है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार को भी 99 से 2000 वाली को 24% लोगों ने बुरी सरकार बताया। किस गठबंधन को वरीयता वहां मिल सकती है, तो 53% लोग कहते हैं कि अकेली पार्टी की वो सरकार देखना चाहते हैं, वो क्लीन मैंडेट के साथ सरकार देखना चाहते हैं। जबकि केवल 10% लोग चाहते हैं कि बीजेपी कोalition की सरकार आए और 23% चाहते हैं कि कांग्रेस कोalition की सरकार आनी चाहिए। अब येदियुरप्पा की वजह से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, ये हमारा चौथा सवाल था जनता से। शीतल, इसका क्या जवाब मिला? बिल्कुल अनुराग, येदियुरप्पा फैक्टर, हमें पता है येदियुरप्पा ने बीजेपी की नाक में किस कदर दम डाल कर रखा था। पिछले एक अरसे से कई बार घुटने टेके बीजेपी ने उनके आगे, लेकिन आखिरकार वो अलग हो गए, अलग एक अपनी पार्टी बना ली। अब इस फैक्टर का उनको कितना नुकसान होता दिख रहा है, जहां तक हमारा सर्वे उसके मुताबिक काफी ज्यादा नुकसान, 52% नुकसान बीजेपी को येदियुरप्पा की बगावत से झेलना पड़ेगा। जो उन्होंने अलग पार्टी बनाई है वो वोट काटेगी बीजेपी की। 52% जनता का मानना है कि येदियुरप्पा जो है उनके पार्टी से हटने से बहुत नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। 29% लोगों का मानना है कि कुछ हद तक नुकसान हो सकता है। 13% जनता मानती है कि बिल्कुल नुकसान नहीं हो सकता है और 6% जनता का मानना है कि पता नहीं। सुधांशु जी से मैं यहां सवाल पूछना चाहूंगी। सुधांशु जी, 52% जनता मानती है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा जबरदस्त सेंधमारी करने वाले हैं आपके किले में। नहीं, सेंधमारी करना और नुकसान होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सेंधमारी ये होती है कि वो आपकी वोट जो है वो काट देंगे, और नुकसान होना कि कोई भी किसी भी पार्टी का अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई तो निकाय चुनाव में उन्होंने सेंधमारी की या फिर नुकसान पहुंचाया, बड़ी बात है। तो ना आप फिर मैंने आपसे कहा निकाय चुनाव का जो विश्लेषण आपका गलत है, क्योंकि 2008 में भी हमारे साथ यही हुआ था और उसके बाद हम जीत के आए थे। तो निकाय चुनाव से इन चुनावों के ओर आप जो संकेत देना चाह रहे हैं वो सत्यता पे नहीं आधारित है। जहां तक मैंने कहा, ये जो प्रश्न है वो तो कोई भी किसी से पूछेगा कि भाई किसी पार्टी का एक बड़ा नेता जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा, प्रतिशत को छोड़ देते हैं सुधांशु जी, प्रतिशत को छोड़ देते हैं। येदियुरप्पा फैक्टर नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को, ये मानते हैं आप? हाँ, अच्छा, प्रश्न ये है कि नुकसान पहुंचाएगा कितना। देखिए, इसके दो उदाहरण हैं। एक आपको पंजाब का उदाहरण देखना चाहिए। हाँ। पंजाब में क्या हुआ, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट होती है वो कई बार जो ब्रेक अवे फैक्शंस जो होते हैं, जैसे मनप्रीत बरार थे वहां पे, हाँ। उन्होंने लड़के जो एंटी इनकम्बेंसी वोट अकालियों की थी उसको स्प्लिट कर दिया, तो उससे फायदा हुआ। तो ये अभी कहना, आज के दिन इस चीज को मान के चलना कि नुकसान होगा नहीं होगा, ये अभी समय बताएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ की दो धारी तलवार है। ये हमें नुकसान भी कर सकती है और ये हमारी जो खिलाफ वोट जारी थी उसको स्प्लिट भी। कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको सुबोध कांत साहब, कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको सुधांशु जी? सुधांशु जी जो सुधांशु जी कह रहे हैं, कर्नाटक को जितना थोड़ा बहुत जानता हूं, येदियुरप्पा जो लिंगायत कम्युनिटी के एक छत्र नेता रहे और पिछले चुनाव में
बीजेपी को लिंगायत कम्युनिटी का जो फायदा रहा वो सबसे बड़ा इनके जीतने के जो परसेंटेज थे उसमें ऐड किया। इस बार येदियुरप्पा को जितना भी आप लॉजिक से उसको काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग इस चीज को मानते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स भी वहां वोकेलिगाज और लिंगायत और उसके बाद बैकवर्ड जो है, जो पूरी तरह से उन लोगों का सबका असर है। मैं समझता हूं कि इसमें लिंगायत कम्युनिटी के द्वारा जो उपेक्षा बीजेपी के दौर में हुआ उसका असर बीजेपी को झेलना पड़ेगा, उसका असर झेलना पड़ेगा। चलिए इस पर रिएक्शन लूंगा आपसे। सुबोध जी जो कहा है, सुधांशु मित्तल साहब से उसका रिएक्शन लेंगे। श्री कृष्णा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, उनसे भी पूछेंगे कि येदियुरप्पा कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बहुत अहम सवाल, क्या नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक में चलेगा? जनता क्या सोचती है, किसकी बनेगी वहां सरकार? क्या दिया जनता ने इन सवालों का जवाब? एक छोटे से क्या कहती है कर्नाटक की जनता? इंडिया न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। हमने 8 सवाल जनता से पूछे, उन 8 सवालों का प्रतिशत में जवाब हम आपको दिखा रहे हैं और इन जवाब से साफ हो जाता है कि कर्नाटक की जनता के मन में जो असमंजस है, अगर भ्रष्टाचार वहां मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, तो यह असमंजस इस ओपिनियन पोल से किस तरह साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे इसके बादल छट रहे हैं। मेरी सहयोगी शीतल हमारे साथ हैं। शीतल, अब तक जो सवाल हम दिखा चुके हैं, अब तक के वो सवाल और उनका प्रतिशत हम आपसे जानना चाहेंगे और उसके बाद बात करेंगे नरेंद्र मोदी का जादू वहां चलेगा। बिल्कुल अनुराग, हमने अब तक 4 सवाल जो है वो दिखाए हैं, उनके जवाब जो हमें परसेंटेज में आए हैं हमारे इस सर्वे के मुताबिक। सबसे पहला सवाल हमने जो जनता से पूछा वो ये था कि कर्नाटक चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। 44% जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन, जो कि जिसके जबरदस्त आरोप लगे हैं वहां की सरकार पर। येदियुरप्पा पे कई आरोप लगे हैं, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी इस वजह से। तो 44% जनता कर्नाटक की मानती है कि इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहने वाला है। 25% जनता मानती है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 18% जनता का मानना है कि बेरोजगारी, और 9% लोकल इश्यूज यानी स्थानीय मुद्दों को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, और 4% लोग मानते हैं कि अन्य यानी कुछ और छोटे मोटे मुद्दे जो है वो हावी हो सकते हैं इस बार के इलेक्शंस में। हमारा दूसरा सवाल जो हमने इस सर्वे के दौरान लोगों से पूछा, पूरी 224 असेंबली सीट जो इलाके थे हमने उनका दौरा किया और वहां पर जो सवाल नतीजे हमारे सामने आए वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि कर्नाटक में अब तक की हाल में सबसे बुरी सरकार कौन सी है। एक बार फिर 33% जनता मानती है कि बीजेपी अब तक की सबसे बुरी सरकार है, क्योंकि करप्शन के जबरदस्त चार्जेस उन पर हैं। भ्रष्टाचार को पहला मुद्दा बनाया। 33% जनता ने बीजेपी को अब तक की सबसे बुरी सरकार बताया है। 24% जो है, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प ये है कि कांग्रेस को 24% जनता जो है वो सबसे बुरी हाल के दिनों की सरकार मानती है। यानी दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनको जनता ने नहीं बख्शा है। 17% जनता ये मानती है कि जेडीएस बीजेपी कंबाइन की जो सरकार थी इससे पहले वो सबसे खराब सरकार थी हाल के दिनों में कर्नाटक में, और 17% का कहना है कि हमें नहीं मालूम, हम कुछ कह नहीं सकते। 9% कांग्रेस और जेडीएस कंबाइन की जो सरकार थी बीजेपी जेडीएस से पहले, उसको हाल के दिनों में सबसे बुरी कर्नाटक की सरकार मानते हैं। हमारा तीसरा सवाल कर्नाटक की जनता से ये था कि किस गठबंधन को वो वरीयता देते हैं, यानी उनकी प्रेफर्ड चॉइस एलआई के तौर पे और गठजोड़ के तौर पे कौन सी है। बेहद दिलचस्प जो यहाँ पर निकलकर आंकड़ा आया है वो ये है कि अकेली पार्टी इसके बावजूद कि भ्रष्टाचार को जनता खराब मान रही है, बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है, लेकिन फिर भी 53% जनता जो है वो स्टेबिलिटी को प्रेफर करती है, स्थिरता को बढ़ावा देती है और इसलिए कहती है कि एक सिंगल पार्टी जो है उसको सरकार बनानी चाहिए। 23% जनता का मानना है कि अगर गठजोड़ बनता है तो इस स्थिति में कांग्रेस के साथ किसी दूसरे दल का गठजोड़ हो तो वो ज्यादा हमें सही लगेगा, वो ज्यादा हम प्रेफर करेंगे। 10% जनता कहती है कि बीजेपी किसी के साथ गठजोड़ बनाए। 9% का कहना है कि जेडीएस का गठजोड़ किसी दूसरे दल के साथ कामयाब रहेगा, और 5% जनता जो येदियुरप्पा की ब्रेकअवे पार्टी है कर्नाटक जनता पक्ष, उसका किसी के साथ अलायंस जो है उसको बढ़ावा देना चाहती है, उसको प्रेफर करती है।
चौथा सवाल हमने कर्नाटक की जनता से जो पूछा इस ओपिनियन पोल के दौरान वो ये था कि येडियुरप्पा की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। तो 52% जनता जो है वो ये मानती है कि येडियुरप्पा फैक्टर जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है इस चुनाव में बीजेपी को। हम सब ने देखा है कि किस तरह येडियुरप्पा ने नाक में दम करके रखा बीजेपी की, और आखिरकार अलग हो गए, अलग दल बना दिया, और अब पूरी तैयारी है उनकी वोट काटने की। बीजेपी की जनता भी यही मानती है, 52% जनता ये मानती है कि बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ने वाला है। 29% का मानना है कि कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, 13% कहती है कि बिल्कुल नहीं, और 6% का कहना है कि पता नहीं। ये थे अब तक के 4 सवाल। बाकी सवालों के लिए अनुराग जी। चलिए शीतल, अब ये भी बता दीजिए कि जब जनता से ये पूछा गया कि नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक में चलेगा या नहीं चलेगा, तो क्या नतीजा देखने को मिला? मुझे लगता है सुधांशु जी खुश हो जाएंगे। इसके नतीजे बहुत दिलचस्प हैं अनुराग। जनता ये मानती है कि जो नुकसान येडियुरप्पा ने दिया या देने जा रहे हैं उससे उभरने में पूरी मदद नरेंद्र मोदी, यानी मसीहा के तौर पे नरेंद्र मोदी ही सामने आकर बीजेपी को कर्नाटक में बचा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं आंकड़े, जनता का क्या मानना है इस ओपिनियन पोल के दौरान। 63%, सरप्राइजिंगली 63% जनता का अनुराग ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ही सेवियर है, वही मसीहा है, वही बचा सकते हैं बीजेपी की डूबती नैया को येडियुरप्पा के अभाव में। 26% जनता का मानना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नरेंद्र मोदी फैक्टर कोई असर नहीं करेगा कर्नाटक में। 6% का कहना है कि कुछ हद तक इसका असर हो सकता है। 5% जनता जो है वो अनडिसाइडेड है, उनका कहना है कि पता नहीं। चलिए सुबोध कांत साहे जी, ये तो नुकसान की भरपाई हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो नुकसान येडियुरप्पा दे रहे थे वो नरेंद्र मोदी के जादू से पूरा हो जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी का जादू इस बार आजमाइश हो ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, जिससे उनको राष्ट्रव्यापी जो अपना सपना है उसका भी टूट जाएगा। वो मेरा मानना है कि कर्नाटक के लोग फेडअप हैं। कर्नाटक में जो आखिरी सरकार वहां रही, उस सरकार में जो कांग्रेस के द्वारा जो पूरे कर्नाटक को दुनिया के क्षितिज पे एक डेवलप स्टेट, एक इंडस्ट्रियल स्टेट, एक आईटी हब के तौर पे पेश किया गया, उसके बाद जो उसकी छवि धूमिल हुई है वो होते गई है, और उसके लिए भाजपा सबसे ज्यादा जिम्मेवार है इनके यहाँ। तो नरेंद्र मोदी ये भाजपा की डूबती नैया को किस आधार पे बचाएंगे और उनसे क्या फायदा होगा, मैं समझता हूं ये भी आजमाइश कर लेने की ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको किसका विश्वास ज्यादा मजबूत लगता है, वहां की जनता का कि नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, या सुबोध कांत साहे साहब का? मेरे को तो लगता है, पता नहीं, ओपिनियन पोल जो आपका है मोदी के बारे में, हाँ। अभी तो हमें यही सुनने में आया मोदी एक ही बार जाने वाले हैं उधर, हाँ। कर्नाटका में। अभी फिलहाल में 28-29 तारीख को हाँ। खबर है कि मोदी, हाँ। तो एक ही ट्रिप में, एक ही इलेक्शन टूर में इतना असर पड़ सकता है। जादू इसी को कहते हैं साहब, जादू यही है। अब देखिए, अब तो उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। अच्छा, क्योंकि देखिए मोदी का अलग है, आप चाहे गुजरात में उसका जितना भी असर पड़े या महाराष्ट्र में, दक्षिण में आप पता नहीं, आप ओपिनियन पोल अलग है। आप मगर ये एक चीज है, जो भी कहिए, इनको इस टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जो ओपिनियन पोल है कि एक पार्टी का ही सपोर्ट है लोगों को। सब चाहते हैं कि एक ही सरकार बने, एक ही पार्टी का सरकार बने। तो एक तरह से तो मेरे को लगता है अच्छा पार्टी आएगी कहां से, लेकिन अब देखिए, बड़ी आश्चर्य रिजल्ट हो सकता है। लेकिन एक बात आपने देखी कृष्णा जी, कि एक पार्टी को के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के पास है, कि कांग्रेस अलायंस की गवर्नमेंट के भी लोग पक्ष में हैं। अकेली सरकार के बाद अगर किसी को चाहते तो वो कांग्रेस अलायंस को। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक पार्टी ठीक है, वो कांग्रेस का जिसका भी हो इधर, मगर अब पिछले जैसे बाकी स्टेटों में भी आप इलेक्शन में देख लीजिए, यूपी में एक ही पार्टी आई है, एसपी, चाहे कुछ भी कहिए, एसपी तो मेजॉरिटी में आई। ऐसे ही आप तमिलनाडु में देख लीजिए, जयललिता आई है। तो ये स्लोली जैसे जिस तरह से जा रहा है, लग रहा है कि एक ही पार्टी का आगे आने वाला है। इसमें आगे जो चुनाव आएंगे उसमें एक पार्टी आगे आएगा। ये जो कोalition है इसका आ रहा था, मैं आप ही के पास आ रहा था, सुधांशु जी आप ही के पास आ रहा था। आपको थोड़ी चिंता हुई होगी कि एक अकेली पार्टी की सरकार के बाद अगर लोग किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वो कांग्रेस अलायंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं, मैं पहले तो ये जो आया ना कि जनता वहां पे एक अकेली सरकार को चाहती है, एक ही पार्टी की, बिल्कुल सही है। उसका कारण ये है कि दो तरह के गठबंधन होते हैं, एक चुनाव के पहले के होते हैं, एक चुनाव होने के बाद लोग जो है गठबंधन करते हैं।
जो पहले चुनाव के गठबंधन होते हैं उनमें तो स्थिरता रही है, क्योंकि वो विचारधारा पे या फिर कॉमन प्रोग्राम पे होते हैं। जो चुनाव के बाद के गठबंधन होते हैं वो व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए और राजनीतिक सत्ता में कैसे हम आ सकते हैं उसको देखते हुए होते हैं। उनमें हमेशा ही दिक्कत आती है और इसका इस देश जेडीएस के साथ गठबंधन करके सबक लिया है आपने? प्रयोग रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट। तो होता यह है कि जनता में हमने क्या समझा या किसी राजनीतिक दल ने क्या समझा वो तो अलग की बात है। जनता ने क्या देखा है, जनता को लगता है कि अगर स्थिर सरकार नहीं होगी तब कभी भी एजेंडा जो होते हैं गवर्नेंस के इंप्लीमेंट होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आज जनता चाहती है गवर्नेंस इस देश में, जनता चाहती है सुशासन। अच्छा, हाँ या ना में? सुधांशु जी मेरे पास और भी सवाल है। हाँ या ना में? नरेंद्र मोदी नैया पार लगा देंगे आपकी? हाँ या ना? नहीं, मैंने कहा कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी वाला प्रश्न पूछा मुझे नहीं पता। ठीक है। इस समय नरेंद्र मोदी का परिप्रेक्ष्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर परिप्रेक्ष्य है। ठीक है। इसलिए किस परिप्रेक्ष्य में कर्नाटका, क्योंकि जहां तक मैंने कहा ना, हम लोग कर्नाटका का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ रहे हैं। लोकल हमारी सरकार ने जो काम करा है, जो विकास करा है, उसके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में आपने क्या है, पहले लोगों की राय क्या निकलती है वो देखते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा विकास हुआ साहब, येदियुरप्पा को जाना पड़ गया उस विकास के चलते। शीतल, अगला सवाल क्या है? बिल्कुल, अगला सवाल सबसे बड़ा सवाल है अनुराग, जिसे कहेंगे कि यक्ष प्रश्न है कि कर्नाटक में अगली सरकार किसकी होने वाली है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, हर कोई ये जानना चाहता है कि अगली सरकार कर्नाटक में किसकी होगी। तो यक्ष प्रश्न पर जनता का क्या कहना है? जहां जहां हमने सर्वे किया, सभी असेंबली सीट्स पे हमने सर्वे किया और 40% जनता अनुराग ये मानती है कि अगली सरकार कर्नाटक में कांग्रेस बनाएगी। 40% जनता का ये मानना है। बीजेपी के पक्ष में केवल 19% जनता है जिसका ये मानना है कि शायद इस बार भी बीजेपी तीसरी बार फिर सत्ता में आए। 17% जनता कहती है कि जेडीएस, जनता दल सेक्युलर जो है उसकी सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में। 15% कह रही है पता नहीं और 9% जो है वो येदियुरप्पा को पूरे मार्क्स दे रही है और उनका कहना है कि उनकी जो केजेपी है, कर्नाटक जनता पक्ष, वो वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आई, कांग्रेस को 40% लोगों ने तरजीह दी है। किसको कितनी सीटें मिल रही हैं अब ये भी बता दीजिए शीतल। बिल्कुल, अब जब जनता ने यह कह दिया कि कांग्रेस, 40% जनता कह रही है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, वहां पर अगली बीजेपी उनकी प्रिफर्ड पार्टी नहीं है। अब किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस चुनाव में, क्या अनुमान है, जनता का क्या कहना है, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको अभी दिखाएंगे जनता क्या कह रही है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जनता के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस को 40% जनता सरकार बनवा रही है, 110 से 119 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। 224 में से ऐसा मानना है इन जनता का, जहां जहां हमने सर्वे किया। 49 से 58 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलेंगी, बीजेपी के खाते में जाएंगी। 36 से 42 जेडीएस को मिलने जा रही हैं और 6 से 10 अदर्स हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, अहम यह है कि 7 से 11 सीटें केजेपी ले जाएगी, जिनमें से ज्यादातर जो होंगी वो सेंध लगी होंगी बीजेपी में। बिल्कुल, चलिए ये तस्वीर जो साफ हुई है, अब इस पर क्या कहेंगे? मैं जाऊंगा सुधांशु मित्तल जी एक बार फिर आपके पास। सुबोध कांत जी, अब जवाब सुन लेते हैं सुधांशु मित्तल जी का, क्योंकि 2 अहम सवालों के जवाब में जनता आपके साथ नजर आ रही है। सुधांशु जी, मुझे नहीं समझ आया कि प्रश्न क्या था, जवाब क्या था जी। एक प्रश्न ये है कि भाई आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? हाँ। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, 40% लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस को वोट एक सेकंड है ना, और उनको सीटें कितनी आएंगी? 110 आएंगी। अभी तक जो असली सवाल है जिसका जवाब चाहिए वो ये पूछा जाता है, आप अगर कल चुनाव होंगे तो किसको बता देते। चलिए वो भी बता देते। अभी अगर चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो भी बता देते हैं। कितने प्रतिशत ये आंकड़ा आया शीतल बता दीजिए। सुधांशु जी सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। आपके सवाल का जवाब अभी लीजिए। सुधांशु जी, अभी अगर चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें? हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 110 से 119 सीटें अगर इस वक्त अभी तुरंत चुनाव हो जाए। उसके अलावा हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी की अगर हम सीटों की बात करें तो हमारे जो आंकड़े हैं मैं आपको बताऊंगी अभी कितने आ रहे हैं इस वक्त। हमारे आंकड़े किसको कितनी सीटों में अगर देखा जाए तो
49 से 58 जो है ये बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, 110 से 119 कांग्रेस के खाते में, 36 से 42 जो है आप देख सकते हैं, ये पाई चार्ट के जरिए देख सकते हैं कि 36 से 42 जो है वो जेडीएस के खाते में, केजेपी को 7 से 11 और अन्य को 6 से 10। ये अगर तुरंत अभी चुनाव हो जाते हैं तो ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जी, -7 में है बीजेपी का आंकड़ा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सुधांशु मित्तल जी, और -2 में कांग्रेस का आंकड़ा है। यानी अगर -2 की भरपाई करनी हो तो कांग्रेस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप -7 कहां से पाटेंगे? नहीं, मतलब कितनी वोट पड़ी मुझे समझ नहीं, अभी तक जो आप बतला रहे हैं मैं देख तो पा नहीं रहा हूं, जो आप कह रहे हैं वो उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कितने प्रतिशत वोट किसको पड़ी है पहले ये बताइए ना। जी, 27% बीजेपी को, 33% कांग्रेस को। 27% हमें पड़ी है जी। हमारी पिछली बार थी 33% वोट थी, कांग्रेस की 35% वोट थी। हाँ। अब क्या है, अब कांग्रेस की कितनी है? 33%। कांग्रेस की 33% है। अच्छा ठीक है, ये जो आपने प्रोजेक्शन दी है 110 की, एक तो मुझे थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि टोटल सैंपल साइज इसमें कितना था? जी, ये मैं आपको बता दूंगा जब सी वोटर से हमारे साथ यशवंत देशमुख होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 7% वोटों का आपको नुकसान है, ये भरपाई कैसे करेंगे आप? मुझे समझ नहीं आया। अभी एक तरफ तो आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 63% लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारी नैया पार लगा देंगे। हाँ। अभी आप कह रहे हैं हमारे को 27% नरेंद्र मोदी के सवाल पर था सुधांशु जी, वो नरेंद्र मोदी के सवाल पर था कि नरेंद्र मोदी का जादू, और पूरे 224 सीटों पर ये सर्वे हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं, पूरे 224 सीटों पर। अगर 63% लोग नरेंद्र मोदी का जादू मान रहे हैं तो फिर 63% वोट क्यों नहीं देंगे भाई? तो ये तो मैंने आपसे हाँ या ना में जवाब पूछा था, तो आपने इसका जवाब नहीं दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि मैंने नहीं, और सबसे नहीं सुधांशु मित्तल जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी क्या पूरी 224 सीट पे जाएंगे? ना बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे जादू चलेगा? फिर उनके प्रतिशत को आप जीत में क्यों तब्दील कर रहे हैं? तो इसीलिए मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि ये प्रश्न क्या था, क्या हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस इज वेरी डिसजॉइंट। शीतल कुछ पूछना चाह रही। शीतल अनुराग, मैं सुरेश जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो हम परसेंटेज दिखा रहे हैं कि किसको कितने वोट मिलेंगे, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 27% पड़ रहे हैं, जो पिछली बार से 7% कम है, और कांग्रेस को 33, पिछली बार से 2 -2 है, जेडीएस को 20, पिछली बार से 1 ज्यादा है, केजेपी को 7%, जो कि 7 का गेन है। तो ये 7 का गेन जो बीजेपी को नुकसान हुआ है वो सीधा सीधा केजेपी के खाते में जा रहा है, यानी जो जैसा अपेक्षित है, जैसी उम्मीद की जा रही है, पूरी तरह से केजेपी जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि केजेपी के वजह से बीजेपी को नुकसान होगा। ये अलग बात है कि पहले अगर हम दूसरे प्रदेशों में देखेंगे तो जब भी बड़े नेता छोड़ के गए हैं मुख्य दल को, चाहे वो कल्याण सिंह छोड़ के गए थे उत्तर प्रदेश में, आपके उमा भारती मध्य प्रदेश में छोड़ के गई थी, या शंकर सिंह वघेला गुजरात में छोड़ के गए थे, केशुभाई छोड़ के गए थे, पार्टी को कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ जातिगत समीकरण है, यहाँ इनके साथ पूरी तरीके से एक समाज जो है येदियुरप्पा के साथ जो है वो लगा हुआ है, लिंगायत समाज, और उनके नेता के रूप उन्होंने अपना एक पर्सनल लॉयल्टी बनाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का और परिवार का जो है अपना एक काडर है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने पर्सनल लॉयल्टीज, क्योंकि दान देके, अनुदान देके, इन्होंने सरकार का भी जो रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ अपने जो समाज को मजबूत करने में, उनके संस्थाओं को, मठों को ताकत देने में इन्होंने बहुत कुछ लगाया, जिसके वजह से एक वफादारी व्यक्तिगत स्तर पर है। जी नहीं, वो जरूर गई, लेकिन याद रखें उनके साथ एक और दिक्कत है। एक मिनट सुधांशु जी, उनके साथ एक और दिक्कत है, ये मत समझिए कि ये बंटवारा सिर्फ इधर है। एसएम कृष्णा को यहां से रिलीव करने के बाद वो वहां वोकलिक समुदाय के एक तरह से बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, एक देवगौड़ा और वो एसएम कृष्णा की हालत बिल्कुल उनको हाशिए पर कर दिया है। आज मंडिया सीट जो उनका मजबूती, उनका गढ़ माना जाता है, मंडिया में उनकी सीधे सीधे लड़ाई अम्बरीश, एक फिल्म स्टार जो है, जो फिल्म में आ गए, मतलब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, राजनीति में, उनके साथ है। वो अपने पसंद के एक चुनावी कैंडिडेट तक
SM कृष्णा नहीं उतार पाए। तो ऐसा नहीं है कि वहां जो है बिखराव नहीं है, बिखराव है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक समुदाय विशेष के जो है नेता के नाते ये नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जी सुबोध कांत साहब जी, इस पर आपसे रिएक्शन चाहूंगा मैं। अनुराग जी मैं थोड़ा सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, सुबोध जी। अनुराग जी एक चीज समझे। जी जी हेलो जी सुबोध जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो अनुराग जी मैं जरा इसमें बतला दूं, ये लिंगायत की बहुत बात हो रही है। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा जी को बनाया था जो कि खुद भी लिंगायत हैं, और उनकी जो छवि और उनकी कार्यशैली जो रही है उससे लिंगायतों में उनके प्रति बहुत आस्था और आकर्षण है। और मैंने कहा ना, मैं इस सारे जो आपका सर्वे है उसके बारे में असली टिप्पणी या उसके बारे में समीक्षा तब कर पाएंगे इसमें दो चीजें पता लगी। एक तो ये कि ये सर्वे कौन सी तारीख और कौन सी तारीख के बीच में हुआ, क्योंकि उसके बाद के इवेंट्स जो हैं वो बहुत डिटरमिन करते हैं। देखिए चुनाव का एक और समझ लीजिए, चुनाव का रूप और स्वरूप तब निकलता है जब कैंडिडेट्स जो हैं डिक्लेयर हो चुके होते हैं और विड्रॉल की डेट ओवर हो चुकी होती है। तब क्योंकि सारे समीकरण क्या बन रहे हैं, जात के समीकरण क्या बन रहे हैं, माहौल के समीकरण क्या बन रहे हैं, कौन किसकी वोट काट रहा है, ये सब चीजें तब निकल के आती हैं। तो एक तो किस समय से किस समय के बीच का ये सर्वे है, और इस सर्वे का हालिया सर्वे उसका अगर पता लगे, जब हम पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या नहीं, तो हालिया सर्वे। अच्छा सुबोध कांत साहब जी, हालिया नहीं होता है सर्वे में हालिया 6 महीना 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का सर्वे है ये। 20 मार्च से 15 अप्रैल, सुधांशु जी 20 मार्च से 15 अप्रैल, इसको हालिया ही तो बोलेंगे। जी ठीक है चलिए मैं सुबोध कांत साहब जी के पास जाऊंगा। सुबोध कांत साहब जी, सुबोध और कितना बड़ा है जी, सुबोध कांत साहब जी, सभी सीटों पर क्या 224 सीटों पर क्या है सुधांशु जी? सुबोध कांत साहब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है कि वहां की जनता ने कहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन सुधांशु जी का कहना है कि अगर 2000 आपकी सरकार पहले खारिज कर दी गई, 24% लोग कहते हैं कि सबसे बुरी सरकार रही है, तो ये आपके लिए ज्यादा चिंता का विषय है। अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ है तो आपके खिलाफ पहले रहा है। नहीं देखिए, बहुत चीजें साफ है। पहली बार इनको मौका मिला था भाजपा को दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में, और उससे पहले लगातार कांग्रेस की वहां सरकार रही, और पूरे कर्नाटक को दुनिया के 36 पे ला करके एक विकसित राज्य के तौर पे कांग्रेस ने स्थापित किया था। ये 2002 की बात जो हो रही है, मैं समझता हूं 2013 में चुनाव हो रहा है कर्नाटक में, और इस दरमियान में जो सत्ता में रही है पार्टी और उसके कार्यकलाप, उसके पार्टी के नेता, उसकी सरकार, उसके मंत्री, ये सब जग जाहिर है। नहीं लेकिन गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है। देखिए राहुल गांधी तो अभी चिंता जाहिर कर रहे हैं, उससे आपको भी तो निपटना एक बड़ी चुनौती है। सुबोध जी, सुधांशु जी इतना सवाल जवाब जो कर रहे हैं, सुबोध जी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से निपटना आपके लिए भी तो बड़ी चुनौती है। सरकार के कार्यकलाप में पूरी तरह से विफल रहा है, जिसके चलते इनको वहां के लोग रिजेक्ट करने के लिए तैयार बैठे। जी ठीक है, चलिए यशवंत देशमुख हमारे साथ सी वोटर से जुड़ गए हैं। जी देखिए कितनी विडंबना है। आपने एक सेकंड बस सुबोध जी का मैं कह दूं। सुबोध जी ने कर्नाटका को विश्व के उस पे मापदंड पे ले आए एक विकसित राज्य के बाद, और उसके बाद जनता ने इनके भगा दिया। जो इतनी गंदी सरकार थी, नहीं पा रहा हूं, अगर आपने विकास करा होता और विश्व के चलचित्र में ले आए होते तो फिर आपको भगाते नहीं। जी और दूसरा समझ लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी क्या है वो अभी सामने आ जाएगी जिस दिन चुनाव होगा। ठीक है, इस समय देश में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। आपके कार्यकाल में अरे भैया आगे कर्नाटक जो स्कैम हो रहे हैं, जो महंगाई। अरे सुधांशु जी कुछ सवाल थे आपके। यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत देशमुख जी इस सर्वे को लेकर के सुधांशु मित्तल को सवाल पूछ रहे हैं, किस कैनवास पे ये सर्वे कराया गया है, कब ये सर्वे कराया गया है। वहां यशवंत देशमुख जी से आप सीधे सुधांशु मित्तल जी अपने सवाल कर सकते हैं। यशवंत जी दरवाजे पे पहुंचे हुए सुनिए, यशवंत जी को सुन लीजिए। यशवंत जी को सुन लीजिए। जो पैनलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं, इसलिए मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। क्या आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? यस देशमुख जी ये पूछना चाहते सुधांशु मित्तल जी कि किस कैनवास पर ये हुआ है सर्वे, और कितने लोग इसमें किस प्रतिशत में शामिल रहे, और ये कब कराया गया सर्वे?
देखिए, एक रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है। सुधांशु जी सर्वे के जानकार लोग हैं। हम लोग 1 साल से लगातार कर्नाटक में सर्वे कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वे की मेथोडोलॉजी और ये सारी चीजें सुधांशु जी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सर्वे जो होता है ये वही है जो हम लोग आज से नहीं 18 साल से करते रहे हैं। जो सर्वे की फाइंडिंग्स हैं वो अभी आपने कितनी दिखाई हैं और किस सवाल तक आप पहुंचे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं सभी दिखा दी गई, सभी 8 सवाल यशवंत जी दिखा दिए गए जी। तो मोटे तौर पे अगर आप सर्वे की फाइंडिंग्स के बारे में पूछेंगे तो मेरा कहना है कि एक सामान्य से ज्यादा तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वहां पे दिखाई दे रही है, और उसका कारण बहुत साफ है कि जो उम्मीद बीजेपी की सरकार से लोगों को थी, पार्टी विद द डिफरेंस की जो उम्मीद थी वो उम्मीद धराशायी हुई है। बीजेपी एक अदद अच्छी सरकार देने में वहां नाकामयाब रही है, तो लोगों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। उससे ज्यादा बीजेपी के अंदर की जो सरफुटबल जो घर की फूट है उससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि ये क्या कांग्रेस के लिए पॉजिटिव मैंडेट है, तो शायद ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव मैंडेट नहीं है। कारण ये है कि अगर इतनी खराब सरकार के बाद में कांग्रेस को पॉजिटिव मैंडेट मिल रहा होता तो कांग्रेस के पक्ष में कम से कम 4-5% की स्विंग दिख रही होती और कांग्रेस 150 सीट पार करने के आसपास होती, जो कि हमारे सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस अपने पुराने वोट को बचा ले जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए ये एक डिफॉल्ट का गेन कांग्रेस को जरूर मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के वोट में फूट पड़ी हुई है। येदियुरप्पा को चाहे जो कितना भी लोग कहें, लेकिन येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के कल्याण सिंह साबित होने जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जाने के बाद में 5-6% वोट के साथ में कम से कम कल्याण सिंह जीते न जीते उन्होंने बीजेपी को धराशायी कर दिया। कुछ उसी तर्ज पे येदियुरप्पा खुद जीते न जीते ये उतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचा। यशवंत जी, आपने कहा कि ये मैंडेट क्लियर कट कांग्रेस को नहीं है, उनको फायदा पहुंच रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और बहुत ज्यादा है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन फिर भी अगर हम जो संभावित सीटें हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 110 से 119 सीटें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल रही हैं, और बीजेपी जो है वो 49 से 58 सीटों पर है, तो काफी ज्यादा अंतर है। अगर हम केजेपी का फैक्टर भी मिला लें, अलग कर दें, तो भी कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो क्या हम पूरी तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस को खारिज कर सकते हैं? कांग्रेस को अगर सीटें मिल रही हैं तो वो अरिथमेटिक के कारण मिल रही है। मेरा कहना यह है कि जब कोई एंटी इनकम्बेंसी की वेव होती है तो जो अपोजिशन की पार्टी होती है उसको एक प्रॉपर वोट का गेन भी दिखना चाहिए, केवल सीटों का गेन नहीं दिखना चाहिए। हमारे इस सर्वे में ये बात बहुत साफ निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस को के वोटों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, सीटों में जबरदस्त इजाफा होते हुए दिख रहा है। और उसका कारण बहुत साफ है कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस का गेम नहीं हुआ ना, के आसपास दोनों थी, इस बार येदियुरप्पा की पार्टी वोट का डेंट बीजेपी को बहुत बड़ा पहुंचा रही है। जी सुधांशु जी क्या कह रहे हैं? यशवंत जी, इसके मतलब आपके विश्लेषण में, मेरे कह रहा इसके मतलब आपके विश्लेषण में ये एंटी इनकम्बेंसी का फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना है कि जो कि भाजपा के अंदर एक स्प्लिट हुआ और वो जो उसका वोट है वो स्प्लिट हो रहा है, जिसका कि फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। इसके बावजूद कि कांग्रेस का खुद का वोट घटा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब होती तो कांग्रेस को वोट बढ़ना चाहिए था, इनका वोट नहीं बढ़ा। हमारा और आपके हिसाब से येदियुरप्पा का वोट जो है वो मिलके पुराने वोट से ज्यादा है। देखिए वो बात बहुत साफ है, और ये बात उत्तर प्रदेश में भी सुधांशु जी आपकी पार्टी के साथ में हुई थी। जब आपकी पार्टी यूपी में हारी थी उस समय अगर बीजेपी और कल्याण सिंह जी के वोट देने तो पिछली बार के वोट से वो ज्यादा वोट थे, लेकिन उस झटके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में कभी उबर नहीं पाई। कहीं ना कहीं पे कर्नाटक में दोनों बातें आ रही हैं। पहली बात तो बीजेपी के घर के अंदर की जो फूट है वो सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी की फूट के बाद में बीजेपी के वोट दो हिस्सों में बंट रहे हैं। अगर ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती सुधांशु जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास में येदियुरप्पा के जाने के बाद में भी वोट बड़ी तादाद में बचे रह रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने खुद के जो बनाई हुई इमेज है, जो वायदे थे, जो जनता के बीच में बीजेपी ने अपेक्षाएं खड़ी की थी पिछले चुनाव में, कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी ने मात खाई है। बीजेपी जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है। पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा बीजेपी ने दिया था, लोगों ने बाय एंड लार्ज देखा ये पार्टी विद द डिफरेंस उस तरीके की नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहां तक ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि येदियुरप्पा ने जो किया
वो इलीगल नहीं था लेकिन इमोरल था। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मैसेज गया कि बीजेपी के अंदर के नेता भी उसी तरीके की सरकार दे रहे हैं या उसी तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं जितना कि बाकी सरकारें या बाकी नेता किया करते हैं। ठीक है, सुबोधकांत साय जी, एक फाइनल रिएक्शन आपसे कि अगर ये सीधे सीधे और पूरी तरह बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी का मामला होता तो साफ तौर पर यशवंत जी का कहना है कि आपकी सीटें 150 के पार होती। यहां ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मसला अपनी सीटों को बचाए रखने का है और पार्टी के अंदर की फूट को ठीक करने का है। नहीं, निश्चित तौर पे मैं ये आपकी बात ये करें कि चुनाव होता है, लेकिन जितना कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी, अनस्टेबिलिटी, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री इन्होंने बदला और सारे जो है के पीछे सिर्फ एक था कि कौन डिक्टेट कर रहा है वहां। रेड्डी ब्रदर्स डिक्टेट कर रहे हैं कि और सारे मंत्री डिक्टेट कर रहे हैं, कास्ट डिक्टेट कर रहा है, सोशल फैक्टर। तो ये सारा मिला करके वर्स गवर्नेंस का एक कर्नाटक सरकार रही है पिछले भाजपा की जी। तो मैं समझता हूं कि चुनाव को उसी सीरियसनेस से, गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। हाँ, हालांकि आंकड़ों में उतना कंफर्टेबल लग नहीं रही है कांग्रेस, क्योंकि जनता की जो नाराजगी है वो अब कांग्रेस को लेकर के भी है। यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। और एक बार जाते जाते आपको बता देते हैं कि इस ओपिनियन पोल का नतीजा क्या निकला, सीटों के मुतालिक, प्रतिशत के मुतालिक क्या कुछ। एक बार आंकड़े के जरिए फिर से समझ लीजिए कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। 49 से 58 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, ये इस वक्त का आंकड़ा कह रहा है। 110 से 119 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। कांग्रेस एक अच्छी तरफ बढ़त बनाती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसे मिलना चाहिए था। यानी कि 2%, 2% नुकसान में कांग्रेस नजर आती है वोट शेयर की अगर बात करें तो। वहीं बीजेपी का बहुत भारी नुकसान है, 7% का। बीजेपी इसे कैसे पूरा करेगी ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ओपिनियन पोल के नतीजे ओपिनियन पोल के ही होते हैं, जनता की एक राय शुमारी होती है। हमने सभी 224 सीट पर यह जनता की राय शुमारी की है और इसके नतीजे आपको दिखाएं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सुधांशु जी, सुबोधकांत साय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा जी और के.जी. सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शीतल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप